Hello and welcome everyone. So today we are starting a very new initiative and it is dedicatedly oriented towards the prelims 2023. So you know that previous year questions are the most important directive for any exam. So considering this, we are starting from today onwards, year wise, every previous year question for every subject and we will move from 2022 down the line at least for last 6 to 7 years. I can say from 2015 to 2022 at least we will cover these 7 years previous year questions. So today we will cover 2022 uh, Indian polity questions. So there were 10 questions there. So let's start from question number one. So the question was, consider the following statements. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. Statement 2 was the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. And 4 was in India, the Parliament is vested with powers to make laws on contempt of court. तो जो इसका पहला स्टेटमेंट था वो पूरी तरीके से फैक्चुअल था। अगर आपको पता है कि जो कमेटी थी वो एच एन सान्याल की कमेटी थी तो आप उसको ठीक करोगे, अदरवाइज नहीं। ये पूरी तरीके से अ, एक तरीके से आप फैक्चुअल कह सकते हो। इसमें आप किसी भी तरह का कोई कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। और मोर और लेस ये एक हिस्ट्री जैसा कुछ एक स्टेटमेंट है। लेकिन जो बाकी तीन है, ये अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप उसको कवर कर सकते हो। और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है अच्छे से तो ऑब्वियसली आप उसको कर ही सकते हो। तो स्टेटमेंट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ themselves. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत मुझे लगता है कि एक बेसिक नॉलेज का पार्ट है कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये पार्लियामेंट को राइट है कि वो इसमें चेंजेस ला सकता है कि किस चीज को सिविल कंटेम्प्ट में शामिल किया जाए, किसको नहीं किया जाए। Similarly, in India, the parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. तो अगर आपको स्टेटमेंट 3 के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो 4 के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा। तो लेट्स सी व्हाट वाज द आंसर इन डिस्क्रिप्टिव वे। तो स्टेटमेंट 1 वाज करेक्ट। क्यों? क्योंकि 1961 में एक कमेटी सेट की गई थी अंडर एच एन सान्याल एंड ही वाज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एट दैट टाइम। तो उन्होंने ही बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को काफी डेप्थ में अ, उसके बारे में स्टडी की और फिर बताया कि किस किस चीज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए, किस किस एक्टिविटी को। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या पावर है कि वो अपने ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन कर सके या लगा सके। तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार पिछले साल में आपने देखा होगा कि कई केसेस आए जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया। तो वो तो है ही उनके पास वो अधिकार। आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर उसके सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग का वायलेशन हो रहा है या हाई कोर्ट की किसी रूल का वायलेशन हो रहा है तो वो अपने अपने आर्टिकल के ज्यूरिडिक्शन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। स्टेटमेंट 3 वाज एज आई सेड कि ये इनकरेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी भी तरह का जिक्र नहीं करता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में। 4 इज करेक्ट। अंडर आर्टिकल 142 एंड सब क्लॉज 2 उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है इस विषय पर, किस विषय पर, कंटेम्प्ट की डेफिनेशन क्या हो, तो उसके पास अधिकार है। वो लॉ मान्य होगा
कि किन किन चीजों को कंटेम्प्ट में शामिल किया जाना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एक्सेप्ट ये आप स्टेटमेंट नंबर 1 को अगर आप थोड़ा सा अगर मैं मानूं कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है नहीं, और लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो अदरवाइज जो बाकी के 3 स्टेटमेंट है वो लगभग सबको पता होगा, अगर आपने एक जनरल करंट अफेयर की आपको समझ है और आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। So next question was, with reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. तो मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर होते हैं और लीगल फर्म्स जो होती हैं वो एडवोकेट कहलाते हैं, यानी लीगल फर्म में जो एडवोकेट्स हैं दे आर कॉल्ड एज एडवोकेट्स। लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, यानी जो कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो पेटेंट के अटॉर्नीज होते हैं, आप कह सकते हैं जो आईपीआर के जो लॉयर्स होते हैं, क्या उनको एडवोकेट कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? मतलब आपको नॉलेज है क्या इस चीज की? क्योंकि स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि दे आर एक्सक्लूडेड, उनको एडवोकेट नहीं कहा जाता। तो लेट्स सी। And statement 2 was, bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law college। कि जो बार काउंसिल है उसके पास ये पावर है कि लीगल एजुकेशन में किस किस सब्जेक्ट को शामिल किया जाना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं कि किसी को लॉ कॉलेज का रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए। तो क्या ये बार काउंसिल की पावर है? अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन है कि हाँ, बार काउंसिल के पास ये पावर है कि किस कोर्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस कॉलेज को लॉ कॉलेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो बार काउंसिल ही करता है। लेकिन क्या जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं और पेटेंट अटॉर्नीज हैं उनको भी एडवोकेट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, एज आई सेड कि उनको भी लॉयर कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट क्योंकि बार काउंसिल जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है और वो इसीलिए बनाई ही गई है कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है लॉ कॉलेजेस के लिए, और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसको गाइडलाइंस वगैरह बार काउंसिल ही प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 वाज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1 was, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। तो बताइए आप, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल है, उस वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पहले ली जानी चाहिए क्या? तो बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। आप लक्ष्मीकांत में कई बार पढ़ चुके होंगे इसको। Statement 2 was, when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो क्या ये ऑब्लिगेशन होता है या नहीं? पता ही होगा आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। तो अगर ये चीजें नहीं पता है तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटी की तैयारी है उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़े जाने की जरूरत है। Statement 3 was, a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority। क्या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है? एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। क्या जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में? तो ये मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा कि प्रियोर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंपल्सन है कि वो उसको परमिशन देनी ही देनी होगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को दोनों सदन ने, लोकसभा ने राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया है। तो नाउ वी कम टू द स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा था कि क्या प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेशन है देने का? तो यस है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। क्या था कि जो 24th अमेंडमेंट था, 24th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने आर्टिकल 368 में, जो कि विच इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसमें एक कहना चाहिए कि
अमेंड किया और एक पॉइंट ऐड किया कि पार्लियामेंट के पास किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। और इसी के बाद इसी अमेंडमेंट में ऐड किया गया कि अब प्रेसिडेंट को असेंट करना कंपलसरी हो जाएगा अगर पार्लियामेंट ने किसी भी बिल को दोनों सदन ने पास करके भेजा है, तो अब प्रेसिडेंट की मजबूरी है उसको पास करना। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। Fourth was, consider the following statements. The Constitution of India classifies the ministers into four ranks. First one is cabinet minister, second is minister of state with independent charge, third is minister of state and deputy minister. Second was the total number of ministers in the union government, including the prime minister. You would have to give focus on such kind of words. Including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of मेंबर्स इन दी लोकसभा। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। तो ये तो आपको पता ही है कि 91st अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, उसके बाद इसको शामिल किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो टोटल जो मेंबर्स हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स किसके? लोकसभा के जो मेंबर्स है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दी लोकसभा ओनली, नॉट राज्यसभा, है ना, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी हुई लोकसभा होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें मिनिस्टर्स के कितने रैंक हैं वो अ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? नो, ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 4 तरीके की रैंक होंगी। ये आर्टिकल 74 बस इतना लिखता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि 4 तरीके के मिनिस्टर होंगे ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में गलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। 4 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई जिक्र नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। So fifth question was, which of the following are the exclusive power of लोक सभा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव पावर क्या होती है। और 3 पावर लिखी हुई है: टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड थर्ड वन इज टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही होगा एक्सक्लूसिव पावर का मतलब ये है कि केवल और केवल ये पावर लोकसभा के पास है ना, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। तो टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, पता है आपको, इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले आपको दोनों सदन में पास कराना होता है ना। और नेक्स्ट इज टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि लोकसभा के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका केवल वहीं पास होता है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपको दोनों सदन में पास कराना होता है। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि 75(3) में ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। और आर्टिकल 61 क्या कहता है कि जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो वो दोनों में से किसी भी सदन में उसकी शुरुआत की जा सकती है उसके मोशन की, लेकिन ईच हाउस में उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराना होगा। तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन ही था। Sixth question was, with reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The first statement was, the law specifies that a nominated legislature cannot join a political party. Is it so? ये एंटी डिफेक्शन लॉ तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पे तो कई क्वेश्चन बने हैं। और वही आप मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन हैं, उन्हीं में पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ कवर हो जाता है। और ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं ये डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में भी। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है वो 6 महीने के अंदर अंदर, इलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, कि 6 महीने नहीं ज्वाइन कर सकता, उसके बाद कर सकता है। तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
And the second one is the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Yes, कोई भी time frame नहीं दिया हुआ है, तो statement 2 is correct, option B is correct. So question 7 was consider the following statements. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the parliament. देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो यस ऑफ कोर्स उसके पास तो ये पावर है कि वो पार्लियामेंट में जाके वहां की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है? नो. Second is, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. क्या ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देना होता है? नो. जो अटॉर्नी जनरल का टेन्योर है वो अ, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि गवर्नमेंट चेंज हो रही है या नहीं, है ना? तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ही अटेंड कर सकता है, नॉट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ना. सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज देयर इज नो मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of the need for him to submit his resignation when the government which appointed him resigns. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई भी ट्रिक नहीं है. Eighth question was with reference to the writs issued by courts in India considered the following statement. देखिए रिट भी बहुत ही सिंपल और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. रिट्स पर भी कई बार क्वेश्चन बने हैं पिछले 5-7 सालों में, है ना. मैं जैसे जैसे सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा आप देखेंगे कि रिट्स भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ना. और सिंपल भी है, इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ना है नहीं उतना खास, है ना. 2 पेज में आपकी रिट्स खत्म हो जाती हैं और इस पे से लगातार क्वेश्चन बनते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. The second one was Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. And three was any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. तो दो रिट्स के बारे में इसमें पूछा गया है. द फर्स्ट रिट इज मैंडेमस. आपको मैंडेमस पता होना चाहिए, कब जारी की जाती है, कौन जारी करता है और किस किस को जारी की जा सकती है, ये तीन चीज पता होना चाहिए, है ना. एंड द सेकंड इज क्वो वारंटो, है ना. इसका भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्वो वारंटो कब जारी की जाती है, कौन जारी करता है और किस किस को जारी की जा सकती है. अगर ये आपको पता है तो आपके रिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. तो मैंडेमस का मतलब क्या है कि जब कोई एक पब्लिक ऑफिशियल कोई काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट जारी करती है ना. जारी कौन करता है? कोर्ट. किसको जारी की जा रही है? किसी न किसी पब्लिक ऑफिशियल को. क्यों जारी की जा रही है? कि वो पब्लिक ऑफिशियल उसे जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस काम को या तो कर नहीं पाया है या फिर काम करने से मना कर रहा है. उस केस में ये रिट जारी की जाती है ना. तो क्या केवल पब्लिक ऑफिशियल को जारी की जा सकती है? नहीं, पब्लिक ऑफिशियल के बजाय कोई पब्लिक बॉडी भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी, व्यक्तियों के समूह को यानी एक पूरी पूरी बॉडी को दी जा सकती है, एक कॉरपोरेशन को भी दी जा सकती है ना. और या फिर हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को भी, इंफीरियर कोर्ट को भी जारी कर सकती है. हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है कि आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस काम को जल्दी कीजिए, है ना. या किसी ट्रिब्यूनल को भी कहा जा सकता है ना. या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट को भी कहा जा सकता है. कोर्ट किसी गवर्नमेंट को आदेश दे सकती है कि आप इस काम को जल्दी से करिए, आप इस सड़क को जल्दी बनाइए, कुछ भी एक्स वाई जेड, दैट कैन बी एनी केस. So it is usually not usable against a private entity. प्राइवेट एंटिटी पे किया तो जा सकता है लेकिन यूजुअली नहीं किया जा सकता, है ना, नहीं किया जाता. प्राइवेट एंटिटी को एक केस के अंदर मैंडेमस जारी किया जा सकता है कि जब उस प्राइवेट एंटिटी को कोई पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बोला गया हो. सपोज एक हाईवे बनाना है किसी प्राइवेट एंटिटी को और वो उस हाईवे को नहीं बना रहा है. उसे टाइम फ्रेम दिया गया सपोज 2 साल का, लेकिन 5 साल हो गए अब तक वो हाईवे उसने बनाकर नहीं दिया है. उस केस में कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकता है उस प्राइवेट एंटिटी को, आप जल्दी से उस काम को कीजिए.
सो सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। उसमें बोला गया था कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसा नहीं है। देखो, अभी फर्स्ट में ही क्लियर हो गया है कि किसी गवर्नमेंट को भी मैंडेमस जारी किया जा सकता है। तो अगर कंपनी गवर्नमेंट की है तो वो उसी के अंदर शामिल हो गया कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को या गवर्नमेंट कंपनी को मैंडेमस दिया जा सकता है। So option three was statement three was about quo warranto. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Yes, quo warranto कोर्ट ही जारी करता है। कब जारी करता है? कि अगर कोई पर्सन है, वो कुछ क्लेम कर रहा है कि ये चीज लीगल है या ये चीज इलीगल है, कुछ भी क्लेम किया पब्लिक ऑफिस के सामने, तो उस केस में कोर्ट जारी करता है कि हाँ भाई आप बताइए कि क्या जो पर्सन ने ये बात कही है क्या वो लीगल है या इलीगल है, यानी उसके क्लेम को आप साबित करिए या फिर अपने स्टेटमेंट को साबित कीजिए। यानी उस विवाद को सुलझाना ये कोर्ट का काम है ना। तो इस केस में क्वो वारंटो जैसे का मतलब भी है बाय व्हाट अथॉरिटी, है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये उस केस में ही जारी किया जाता है जब कोई इस तरीके का विवाद आपके आगे खड़ा हो जाए। कोर्ट जारी करती है तो कोई पब्लिक ऑफिस, है ना, कोई अपनी जुरिडिक्शन को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी पावर को बढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है क्वो वारंटो, है ना। और इसको कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, कोई सिंगल एंटिटी भी उसको क्वो वारंटो के लिए कोर्ट से डिमांड कर सकती है ना। एक अकेला आदमी भी क्वो वारंटो लगवा सकता है ना। जरूरी नहीं है कि जो प्रभावित हुआ हो उससे वही लगवाए, है ना। अगर सपोज कोई भी अ, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका कोई पड़ोसी है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस से परेशान है। परेशान होने का कुछ भी कारण हो सकता है। सपोज उसके घर में चोरी हुई है और चोरी होने में पुलिस जो है वो एक ज्यूरिडिक्शन का वहां पे क्लैश हो गया है। एक थाना बोलता है कि ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, दूसरा थाना भी बोलता है कि मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है जहां पे चोरी हुई है। तो आप उसके बिहाफ पर भी जा सकते हैं को वारंटो के लिए। कोर्ट अगर को लगता है कि हाँ इसमें को वारंटो लग सकता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से पूछ सकती है ना। तो ये इस तरीके से जरूरी नहीं है कि जिसके घर में चोरी हुई है वही कोर्ट में जाए। सो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। Ninth question was with reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. One was, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. तो क्या Speaker decide करता है कि Deputy Speaker के election कब होंगे? Let's see. Second was, there is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये इसके लिए एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो या तो रूलिंग पार्टी का आदमी बनेगा या फिर जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है उसका बनेगा। क्या ऐसा कुछ है? क्या ये मैंडेटरी है? The third was the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings। तो जब वो कुर्सी पर बैठा होता है डिप्टी स्पीकर तो उसकी की सारी पावर स्पीकर के बराबर होती है। क्या ऐसा है? The fourth was the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। एक प्रैक्टिस चली चली आ रही है डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर कि जो भी मोशन स्पीकर मूव करते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, उसको सेकंड कौन करता है, यानी उसकी
आप कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट कौन करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ऐसा एक प्रैक्टिस चली चली आ रही है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था, इट वाज अबाउट द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर और पावर्स ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो लास्ट ईयर चूंकि इलेक्शन हुए थे, ये शायद इसलिए करंट अफेयर्स में बना हुआ था, इसलिए पूछा गया था। अदरवाइज ये स्टैटिक का भी पार्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस कहने का सेंस ये है कि जो करंट अफेयर्स में पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर चल रहे होते हैं, उन पर बहुत एम्फेसिस देकर पढ़ाई करने की जरूरत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? क्योंकि जो डेट ऑफ इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर की, वो स्पीकर ही फिक्स करते हैं, है ना। और लेकिन स्पीकर के जो इलेक्शन है वो कौन फिक्स करता है? वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर के स्पीकर ही फिक्स करते हैं जब भी इलेक्शन होने। सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। क्यों? वैसे भी आपको पता है, आपने अगर टेस्ट सीरीज लगाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो आपको पता है जहां भी इस तरीके के जो आउटराइट काइंड के स्टेटमेंट होते हैं, वो जनरली गलत ही होते हैं। कि मैंडेटरी आप शब्द का यूज किया गया है स्टेटमेंट में, तो वो गलत है। कि मैंडेटरी प्रोविजन नहीं होता है कि जो डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के, वो हमेशा या तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के होंगे या रूलिंग पार्टी के। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो अपोजिशन पार्टी को ऑफर कर दिया जाता है। कि सपोज इस समय भाजपा पावर में है, तो वो कहेगी कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी सपोज कांग्रेस है, तो कि आप अपना डिप्टी स्पीकर बनाइए। ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि डिप्टी स्पीकर स्पीकर के एब्सेंस में जब कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो सारी पावर उनकी स्पीकर के बराबर ही होती हैं। फोर्थ इज इनकरेक्ट। क्योंकि डिप्टी स्पीकर वो he is also elected by the Lok Sabha from amongst its member right after the election of the speaker. स्पीकर के इलेक्शन के तुरंत बाद जनरली डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं। और देर इज नो प्रोविजन or no practice also of moving the motion for his election by the speaker and seconded by the prime minister। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीकर उस मोशन को मूव करते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर को उसके बाद उस मोशन को सेकंड किया जाता है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। वो एक जनरल वोटिंग प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है। So last question was, if a particular area is brought under fifth schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflects the consequence of it? First was, this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people। क्या ऐसा है कि फिफ्थ शेड्यूल आपको पता ही है ना? फिफ्थ शेड्यूल किसको लेकर बनाया गया है ना, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, और उससे रिलेटेड ये चार स्टेटमेंट हैं। और उसमें आपको किसी एक को जो सही है वो ऑप्ट करना है। द सेकंड वाज, दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। थर्ड वाज, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू ए यूनियन टेरिटरी। फोर्थ वाज, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो फिफ्थ शेड्यूल में अगर कोई भी एरिया आ गया, तो ये तो आपको पता है कि वो एरिया यूनियन टेरिटरी तो नहीं हो जाता है ना। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई यूनियन टेरिटरी तो नहीं बन जाता। अदरवाइज जो फिलहाल में फिफ्थ शेड्यूल में है, वो सारे के सारे यूनियन टेरिटरी तो नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन डी वाज, द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्या वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट बन जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी वाज, दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। ऐसा है क्या? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। हाँ, ये बात एकदम सच है, इसीलिए तो लाया ही गया था फिफ्थ शेड्यूल। कि जो ट्राइबल पीपल्स की जो लैंड है, वो नॉन ट्राइबल पीपल पे ट्रांसफर ना हो। एक बहुत बड़ा मोटिव उसके पीछे ये था। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है ना। और ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट इसलिए है कि जो आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 है, उसमें ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है। लेकिन
वो एक केवल एडवाइजरी बॉडी है, वो गवर्निंग बॉडी नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, नो, इट इज द एडवाइजरी बॉडी। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस। तो ये पूरी सीरीज हम अभी इसको लेकर जाएंगे। डेली हम किसी न किसी टॉपिक पर या एक साल के किसी एक सब्जेक्ट के ये हम करने वाले हैं, और ये प्रीलिम्स तक चलेगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम मॉडल क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और आपको आइडिया लगेगा किन किन टॉपिक से आपको पढ़ना है। और हमारा टारगेट यही है कि मैक्स टू मैक्स बच्चे जो भी हमसे पढ़ रहे हैं वो कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, उसके बाद हम मेंस के लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो हमारा अब फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो चुका है। सो आई होप आपको इंडियन पॉलिटी के ये सारे क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ आ गया होगा कि बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन। आपको बस इतना है कि एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं आप, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं, और उनको आप रिपीटेडली पढ़ें। क्योंकि आपको अब हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम उतना है नहीं आपके पास। तो लेट्स कीप इन टच विद अस। तो थैंक यू वेरी मच।